अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप लोगों ने मेरा लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री जो हमारा न्यूमेरिकल लेक्चर चल रहा था वो आपने पूरा देखा होगा। और जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे वो आप लोगों ने सॉल्व लाजमी किए होंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था, जो एग्जाम्पल्स थे बुक के और जो एंड के क्वेश्चन थे। लेकिन वो प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व नहीं किए अब तक तो उसको जल्दी से कर लें बेटा, कि वो बेसिक न्यूमेरिकल है, हमारे आगे बहुत काम आएंगे। मतलब बेसिक इस सेंस में है कि आगे के जो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल है ना बेटा, उसको सॉल्व करने की जब आप करोगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स और एवोगाड्रोस आपको आसानी देगा। जो कॉन्सेप्ट आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो प्रीवियस लेक्चर से मुकम्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज जो भी देख रहे हैं पहले वो लेक्चर नंबर 1 जाकर देखें। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है हमारा। सीक्वेंस लेक्चर अपलोड होंगे वो आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको न्यूमेरिकल टॉपिक बताया था चैप्टर नंबर 1 के। जो पहला था हमारा एवोगाड्रोस नंबर, फिर सेकंड था मोल, फिर सेकंड था एवोगाड्रोस नंबर, देन था मोलर वॉल्यूम और स्टोइचियोमेट्री। तो इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मोलर वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो क्या है मोलर वॉल्यूम? ठीक है, लिखा है मैंने, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी गैस का अगर 1 मोल में लेता हूँ, ठीक है, लेकिन कहाँ पे लेता हूँ? एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 273 केल्विन। अगर ये स्टैंडर्ड 273 केल्विन है और इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है बेटा, एंड प्रेशर 1 atm इज रेफर्ड एज मोलर वॉल्यूम। इसका मतलब किसी भी गैस, कोई भी गैस का अगर आपने वॉल्यूम मालूम करना है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, मतलब STP पर, तो वहाँ पर 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर होना चाहिए। तो मैंने लिखा भी है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ लिथियम, 1 मोल ऑफ पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, जो भी सब्सटेंस आप ले लो, अगर उसका 1 मोल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा। लास्ट टाइम याद है मैंने आप लोगों को एवोगाड्रोस नंबर बताया था कि अगर सोडियम, लेट्स से सोडियम है, अगर सोडियम के 1 मोल ऑफ, अगर लिख रहे हैं 1 मोल ऑफ सोडियम, तो उसका मास होगा 23 ग्राम, और उस 23 ग्राम में उसके इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मतलब 6.02 एक्सपोनेंट 23 नंबर ऑफ एटम पाए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम में क्या समझना है आपको कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर कोई भी सब्सटेंस हो उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और ये कब होगा? जब आपका वॉल्यूम STP पर होगा। ठीक है बेटा, STP पर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्ड किया जाएगा। टेम्परेचर कितना बेटा? 273 और प्रेशर 180। ठीक है, STP। तो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि अगर मैं वॉल्यूम फाइंड करना चाहूँ, कहाँ पर बेटा? STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, नीचे आ जाओ। और अगर मैं वॉल्यूम, अगर मुझे STP पर नहीं दिया वो, अगर मुझे कोई न्यूमेरिकल गिवन करे और वो STP पर ना हो, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर नहीं हो, तो फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम? जनरल गैस इक्वेशन, दैट इज PV इज इक्वल टू nRT। और मैंने लिखा भी आगे नॉट STP। क्लियर है बेटा? आगे आइएगा, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1.6 बुक के अंदर ही से मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप जरा देख लीजिएगा जाकर। लिखा व्हाट वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है? व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 ऑक्युपाई बाय 1.5 मोल्स एट STP। आपको ऑक्सीजन का मोल्स बता दिया गया 1.5 मोल्स, और STP पर बताइए उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अभी आपने पीछे सीखा, क्या सीखा? कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर 1 मोल है तो उसके अंदर वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होगा, लेकिन उन्होंने हमें 1.5 मोल दिया है। ठीक है बेटा, उन्होंने हमें 1.5 मोल दिया है, तो 1 मोल तो नहीं है। अगर 1 मोल होता तो मेरे जहन में आ जाता कि यार अगर ऑक्सीजन का 1 मोल है तो उसके अंदर अंडरस्टूड है वॉल्यूम कितना होगा? 22.4
डेसीमीटर क्यूब, लेकिन उन्होंने 1.5 कर दिया तो हम सॉल्व कर लेंगे, डाटा बनाएंगे। हमें दिया हुआ है मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन का मोल्स दिया हुआ है तो 1.5 मोल, मॉलिक्यूलर मास O2 का, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करेंगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और इसके नीचे 2 भी तो है ना बेटा, तो 16 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा आपका 32 ग्राम। वॉल्यूम फाइंड करना है, सिंपल सॉल्यूशन, फॉर्मूला मैंने लिखा है पीछे, एसटीपी देखो लिखा हो ना क्वेश्चन में, एट एसटीपी, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स आपको दिया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 22.4 और 1.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 22.4 से तो आएगा 33.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। ये हमारे पास एक क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी थे, समझाने के लिए करवाया था मैंने आपको। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है पेज नंबर 21 पर, ठीक है बेटा। लिखा हुआ है कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ठीक है बेटा। आपको कह रहा है कि आप इसमें से वॉल्यूम फाइंड करें, ठीक है बेटा, और वॉल्यूम फाइंड करने बोल रहा है आपको इन सेंटीमीटर क्यूब में, और मास आपको दे दिया गया ऑक्सीजन का 38.4 ग्राम O2 गैस एट एसटीपी, ठीक है। तो अब आपको मोल्स नहीं दिया, आप सवाल को देखकर थोड़ा सा समझो, ठीक है। आपको वॉल्यूम ही फाइंड करना है, और वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको अब ऑक्सीजन का मोल्स नहीं दिया, अब आपको मास दिया, ठीक है बेटा। और कहाँ दिया, एट एसटीपी, सिंपल डाटा बनाना पड़ेगा। तो अब मैं मोल्स नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा मास ऑफ O2, जो कि मुझे गिवन किया गया है 38.4 ग्राम। मोलिकुलर मास मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा है 32 ग्राम, ठीक है। वॉल्यूम एट एसटीपी हमें फाइंड करना है, सिंपल सॉल्यूशन। अगर वॉल्यूम होता है एट एसटीपी पर, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। अब मोल्स हम जानते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये देखो मैंने नीचे लिखा है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सही है, मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये जो स्लैश लगा हुआ है ना बेटा मास के आगे, ये डिवाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मास ऊपर लिखा हुआ है और मॉलिक्यूलर मास नीचे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अब जरा चेक करो, ऊपर मास रखना है, जो गिवन मास था वो है 38.4 और स्लैश के बाद जो नीचे रखा हुआ है 32, ये आपका मॉलिक्यूलर मास है ऑक्सीजन गैस का, ठीक है बेटा। आगे लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाय 22.4, 38.4 को डिवाइड किया गया 32 से तो आया 1.2, नजर आ रहा होगा आपको, बराबर में मल्टीप्लाई, और किससे होगा मल्टीप्लाई, ये 22.4 से। जब 1.2 मल्टीप्लाई हुआ 22.4 से तो आया 26.88, लेकिन ये आया किसमें बेटा, डेसीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए किसके अंदर, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो हम 26.88 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आ जाएगा हमारे पास 26800 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब सिंपल इज दैट के 1 dm क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है बेटा, 1 dm क्यूब के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और dm क्यूब बेसिकली लीटर ही है, तो कह सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू, और सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली ml ही होता है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है बेटा। ये वॉल्यूम की यूनिट्स है, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैसे देख लेते हैं क्वेश्चन और है नहीं है, क्वेश्चंस और नहीं है बेटा, आपके बुक के अंदर इतने ही क्वेश्चन थे, 2। आई होप कि आपको मोलर वॉल्यूम समझ में आया हो, ठीक है बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता ये, अगर पेपर में पूछ लिया तो ये 2-3 क्वेश्चन ही आपको पूछ लेगा और इजी है, ठीक है, आप बना लोगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप मोलर वॉल्यूम सॉरी मोल एवोगाड्रोस प्रैक्टिस करके आए हुए होगे, तो मोलर वॉल्यूम भी बिल्कुल उस जैसा ही लगा आपको, ठीक है बेटा। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पर, स्टेचोमेट्री। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं बार अभी कह रहा हूँ और बार बार ये कहता रहूँगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आपको दिखा दूंगा इस स्लाइड के एंड में, ठीक है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। और
ये होगा कि वो क्वेश्चन आप एंड तक देखोगे तो वो एंड में मिलेंगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले समझना स्टेचोमेट्री क्या होता है। अगर स्टेचोमेट्री समझ में आ गया ना तो आई होप कि आपको फिर न्यूमेरिकल समझने में कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो दो वर्ड है यहाँ पर, एक है स्टेच्यू और एक है मेट्री, ठीक है। मैंने लिखा है स्टेच्यू का मतलब होता है रेशो, ठीक है बेटा, और मेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन, ठीक है। तो स्टेचोमेट्री का मतलब होता है रेशो बेस्ड कैलकुलेशन, ठीक है बेटा, रेशो बेस्ड कैलकुलेशन। डेफिनेशन पढ़ता हूँ। स्टेचोमेट्री इज द मेथड, स्टेचोमेट्री एक ऐसा मेथड है टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को कैलकुलेट करता है बाय मींस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेशन करता है कैसे, रेशो बेस। अब रेशो बेस समझ में नहीं आ रहा सर, थोड़ा सा ओपनली बताएं। तो देखो एग्जांपल देता हूँ आपको। बेसिकली ये जो स्टेचोमेट्री है ना, इस पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे ये बिल्कुल मैथ से मिलता जुलता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 3 पेंसिल लिया, ठीक है, 15 रुपए का, ठीक है। 3 पेंसिल लिया आपने 15 रुपए का, और अब बताइए एक पेंसिल कितने का है, तो आप बोलोगे सर 5 रुपए का। ऐसे ही है ना, 3 पेंसिल आपने परचेज किया 15 रुपए का, तो वो बना एक पेंसिल 5 रुपए का। अगर 3 पेंसिल 15 का है तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा एक पेंसिल कितने का, आप बोलोगे जब सर एक पेंसिल कितने का है, 5 रुपए का। तो इस टाइप की कैलकुलेशन हम देखेंगे इसके अंदर। आगे आपको बड़े डिटेल में समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की कैलकुलेशन चल रही है। बेसिकली रेशो बेस्ड कैलकुलेशन करना है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो इसके रिलेशनशिप के अंदर आ जाएंगे तो पहला हमारा मास मास रिलेशनशिप, देन मास वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम वॉल्यूम, ठीक है। तो ये 3 रिलेशनशिप है हमारे पास जिसको हमें डिस्कस करना है। अब ये मास मास और मास वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है सर, तो मैंने मास मास के बारे में लिखा है, ठीक है। In these types of problem we determine a known mass of reactant or product from the given mass of a substance, ठीक है। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास आपको गिवन करेगा, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एक का करेगा। अगर रिएक्टेंट का मास गिवन किया है तो आपको फाइंड करना होगा प्रोडक्ट का मास, तो इसको बोलेंगे मास मास रिलेशनशिप। कोई भी इक्वेशन देगा ना भाई, H2 अगर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन हो रहा है तो बनाएगा वाटर, H2 और O2 आपका रिएक्टेंट हो गया और बना आपका प्रोडक्ट H2O। तो आपको रिएक्टेंट साइड का किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन करेगा और आपको सेकंड साइड का मास मतलब उस सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना होगा, तो इसको बोलेंगे मास मास रिलेशनशिप, ठीक है। आगे आओ। मास वॉल्यूम में क्या होगा, रिलेशनशिप में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सिंपल आपको मास दिया जाएगा एक रिएक्टेंट साइड पे रिएक्टेंट का और दूसरे का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। इसी तरीके से वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या होगा बेटा, एक साइड का आपको वॉल्यूम दिया जाएगा और सेकंड साइड का आपको वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा जस्ट, ठीक है बेटा। आगे आ जाओ। अब करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल। कुछ रैंडमली क्वेश्चन मैंने पिक किया है मास मास रिलेशनशिप का, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक तरफ का मास आपको गिवन होगा और एक तरफ का मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। मतलब रिएक्टेंट साइड में किसी भी सब्सटेंस का मास आपको गिवन किया जाएगा और प्रोडक्ट साइड के किसी भी सब्सटेंस का मास आपको गिवन करेगा। सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है फाइंड आउट द मास ऑफ NH3 गैस वाज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। आपको ये कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस का 56 ग्राम हमें दिया गया है मास और NH3 मास कितना प्रोड्यूस कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है ना। रिएक्टेड साइड पे आपको नाइट्रोजन का मास दिया गया है 56 ग्राम और आपको बोल रहा है कि अमोनिया का मास कितना बनेगा अगर नाइट्रोजन का इतना लेंगे तो यहाँ पे हम रेशो बेस्ड कैलकुलेशन करेंगे। तो गौर से देखिएगा बेटा, सॉल्यूशन के बाद रिएक्शन को एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है। ये दो रिएक्शन के बाद आपने ये काम करना है, ठीक है। रिएक्शन के बाद आपने ये दो वर्डिंग लिखनी है कि पहले फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन मतलब रिएक्शन को देखते हुए काम करेंगे कि रिएक्शन को देखते हुए रिएक्शन के हिसाब से इसका कितना मास दिया हुआ है। फिर नीचे क्वेश्चन को देखते हुए कि क्वेश्चन में किसका मास गिवन किया गया है
और किसका मास फाइंड करने बोला जा रहा है, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है यहाँ पर, और से समझिएगा। अगर अब ये समझ लोगे तो आगे जाके क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास मैंने लिखा 28 ग्राम, क्योंकि नाइट्रोजन और NH3 पर बात हुई है, हाइड्रोजन पे कोई बात नहीं हुई है, तो इसीलिए हाइड्रोजन के नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है बेटा। N के नीचे 2 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और ये N के नीचे 2 भी है, तो 14 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 14 2 से हो जाएगा 28। तो इक्वेशन को देखते हुए, रिएक्शन को देखते हुए, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास कितना है, 28 ग्राम। अब आगे आओ, देखो मैंने रेशो निशान लगाया, आप जरा गौर से देखिएगा, ये निशान रेशो का होता है। आगे आओ, मैंने लिखा 34 ग्राम, क्यों लिखा भाई, अमोनिया का मास मैंने फाइंड किया, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का लिखा हुआ 3, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 14 नाइट्रोजन का लेंगे और ये 3 जो है ये नाइट्रोजन में ऐड हो जाएगा, तो बनेगा 17 ग्राम। और अगर इसी 17 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो बन जाएगा हमारा 34 ग्राम। क्लियर है बेटा, ये मैंने इक्वेशन के हिसाब से देखा था, अभी तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा ही नहीं। अब क्या लिख रहा हूं मैं, फ्रॉम क्वेश्चन। अब नीचे वाला लाइन हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में नाइट्रोजन का मास दिया गया है 56 ग्राम। अब देखो मैंने लिखा है ना, नाइट्रोजन के नीचे 28 ग्राम, तो इक्वेशन के हिसाब से था ना, नीचे लिखा है 56 ग्राम। ये जो है इक्वेशन को देखते हुए, और आगे फिर मैंने रेशो का निशान लगाया है, और आगे मैंने x लिख दिया। x का मतलब अननोन, क्योंकि आपको तो मास फाइंड करने बोला जा रहा है ना अमोनिया का, तो इसीलिए क्वेश्चन के हिसाब से अमोनिया का मास फाइंड करने बोला जा रहा है, इसीलिए अमोनिया के नीचे मैंने x लिख दिया, क्योंकि x हमारा अननोन होता है। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जहां भी अननोन चीजें, अननोन एलिमेंट होते हैं, वहां पे हम x लगा देते हैं, ठीक है। सिंपल यूजिंग रेशो मेथड, आप रेशो मेथड यूज करोगे, तो 28 रेशो 34, देखो मैंने लिखा है 28 रेशो, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। पीछे आ जाओ, ठीक है। तो 28 रेशो 34 इज इक्वल टू 56 रेशो x, ठीक है। अब ये रेशो का मतलब ना डिवाइड होता है बेटा, रेशो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो 28 ऊपर आ गया, और ये स्लैश का मतलब डिवाइड होता है, और नीचे आ गया आपका 34, फिर आया इज इक्वल टू, और ये आ गया आपका 56, और अगेन ये रेशो का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड स्लैश को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, और नीचे लिख दिया मैंने x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैंने जो किया है बेटा क्रॉस, मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, सेपरेशन कर दिया। देखो ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा होगा, पिक्चर में आप देख लो, मैंने यहाँ पिक्चर नजर आ रहा होगा आपको कि 28 डिवाइड बाय 34 लिखा हुआ है, और इज इक्वल टू के बीच में, और 56 डिवाइड बाय x है, मतलब x जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो एरो देखो, x जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 28 से, और 34 जाके मल्टीप्लाई हो रहा है 56 से, और अगले स्टेप में देखो 28 मल्टीप्लाई बाई x लिखा हुआ है इज इक्वल टू, और 34 मल्टीप्लाई बाई 56 लिखा हुआ है। आप ये जरा देख लो, एरो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम के ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ, जब 34 56 से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब देखो इस साइड, अब x को मुझे अलग करना है, 28 x से हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको नीचे भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 34 मल्टीप्लाई बाय 56 और डिवाइड बाय 28। अब इधर आ जाओ क्वेश्चन में, ये देखो 34 मल्टीप्लाई 56 डिवाइड बाय 28, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले से डिवाइड करो, तो आपका, अच्छा ऊपर वाला मल्टीप्लाई जब मैंने किया 34 मल्टीप्लाई 56 तो आया 1904, और डिवाइड बाय 28, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आंसर क्या है 68 ग्राम, ठीक है बेटा। ये रैंडमली मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया आपको समझाने के लिए। अब आगे हो, एक और सवाल है, मैंने रैंडमली लिखा है, फाइंड आउट द मास ऑफ H2O, आपको H2O का मास फाइंड करना है, प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है बेटा। तो सिंपल रिएक्शन लिखा मैंने H2O और O2 गैस, या नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने की जरूरत है, आप नंबर ऑफ एटम बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो नीचे सॉल्यूशन के नीचे जो मैंने लिखा है वो नंबर ऑफ एटम बैलेंस हुआ हुआ है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
तो वही काम, आपको ऑक्सीजन गैस का 100 ग्राम दिया गया है और H2O का मास कितना लिबरेट होगा वो बताना है, मतलब कितना बनेगा। तो सिंपल वही काम करना है फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम इक्वेशन के हिसाब से ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम है और H2O का मास 36। कैसे? H2O का मास होता है 18 ग्राम और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 ग्राम। नीचे आ जाओ फ्रॉम क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है आपको 100 ग्राम और वाटर का मास कितना लिबरेट होगा, मतलब कितना बनेगा वो फाइंड करना है, मतलब अननोन x यूजिंग अगेन रेशियो मेथड 32:36 इज इक्वल टू 100:x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं, ये रेशियो का मतलब डिवाइड, तो 32 ऊपर, फिर ये रेशियो का मतलब डिवाइड लगाया स्लैश जो डिवाइड है, और नीचे आ गया 36 इज इक्वल टू 100 लगाया, ये स्लैश का मतलब डिवाइड, नीचे x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पर कि 100 आ गया मल्टीप्लाई हो गया 36 से और 32 मल्टीप्लाई हो गया x से, और 32 को नीचे भेज दो डिवाइड में, तो 36 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 32 सॉल्व किया, x आ गया आपका 112.5 ग्राम। ये मैंने पहले समझाया हुआ है कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन और दिया है मैंने सॉल्व किया है, पेज नंबर हमारा कहाँ पर है बेटा 7 पर। 1.7 एग्जाम्पल देखिएगा, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करना है, डेट कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है, डेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन, को बोल रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को कंप्लीटली थर्मल डिकम्पोज मतलब हीट दे के तोड़ा गया है, ठीक है बेटा, और बेसिकली वो था 50 ग्राम, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम था। और अब आपको बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास बनेगा, मुझे बताओ। सेम काम करना है बेटा, हाँ सॉल्यूशन, इक्वेशन को एज इट इज कॉपी किया, हमारा काम है कैल्शियम कार्बोनेट पर और डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड पर। कैल्शियम ऑक्साइड पर कोई काम नहीं है, तो उसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं लिखा, दो लिखा मैंने वर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन और फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक है बेटा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास इक्वेशन के हिसाब से 100 ग्राम होगा। कैसे? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और O के नीचे 3, तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे ना, कितना बनेगा 48, सबको ऐड करोगे कितना बन जाएगा 100 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 ग्राम। ये हो गया इक्वेशन के हिसाब से, रिएक्शन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम दिया हुआ था और आपसे बोल रहा है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास बनेगा, x अननोन है। यूजिंग रेशियो मेथड अगेन 100:44 इज इक्वल टू 50:x। इस रेशियो का मतलब अगेन डिवाइड, तो ऊपर आ गया 100 नीचे आ गया 44 इज इक्वल टू ऊपर आ गया 50 नीचे आ गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 100 जाके मल्टीप्लाई हुआ x से और 44 मल्टीप्लाई किससे हुआ बेटा 50 से, तो देखो हुआ है ना 44 मल्टीप्लाई बाय 50 और 100x से मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, तो देखो 44 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू x। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया डिवाइड डायरेक्टली किससे कर दिया 100 से, तो डायरेक्टली आंसर आया 22 ग्राम। तो मतलब 50 ग्राम लाइमस्टोन वो डिकम्पोज होगा, होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना बनेगा बेटा 22 ग्राम, ठीक है। आगे आइएगा, आगे हमारे पास अब स्टार्ट हो रहा है बेटा मास वॉल्यूम। याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर पेपर में स्टैच्यूमेट्री टॉपिक से न्यूमेरिकल्स पूछा गया ना बेटा, तो मास वॉल्यूम को वो लाजमी प्रेफर करेंगे बेटा, ठीक है। अगर मोलर वॉल्यूम की बात करूं, मोल्स की बात करूं, एवोगाड्रोस की बात करूं, तो वो थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ पूछा वहां से भी जा सकता है, एक्सपेक्टेशन है ना बेटा। लेकिन मुझे लगता है कि मास वॉल्यूम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना अदर टॉपिक से, तो ये आपको पूछा जा सकता है, तो इसलिए और से इसको देखिएगा, ठीक है।
अब जरा गौर से देखिएगा बेटा क्वेश्चन को, सेम काम वैसे ही हमें वही करना है। फाइंड आउट द वॉल्यूम। अब आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करना है NH3 गैस का। किसका गैस का बेटा? NH3 गैस का। was produced by the reaction of 50 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और आगे लिखा हुआ है बेटा एट STP। और से देखिएगा, ये STP अगर ना हो तो आपको जनरल गैस इक्वेशन को यूज करना है। मेरी बात जरा गौर से अपने माइंड में रखिएगा। अगर आपको STP ना दे तो आपने जनरल गैस को यूज करना है, नॉट STP। क्लियर है यहाँ तक? तो रिएक्शन लिखा हुआ है N2, अगर हाइड्रोजन गैस से कंबाइन हो रहा है तो बन रहा अमोनिया। सिंपल नंबर ऑफ एटम बैलेंस भी किए हुए। सॉल्यूशन इक्वेशन को एज इट इज कॉपी किया। देखो, जब तक मुझे मास पता नहीं चलेगा तब तक मैं किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहला काम हमारा मास से होना है, मतलब मास निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है NH3 गैस का, बोल रहा है ना सवाल में, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस। अगर आपको NH3 गैस का वॉल्यूम फाइंड करना है बेटा, तो आपको NH3 का मास जो उस रिएक्शन में इस्तेमाल हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन गैस 50 ग्राम यूज किया गया था। सॉल्यूशन को, इक्वेशन को एज इट इज लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन के हिसाब से 6 ग्राम हमारा हाइड्रोजन है और इक्वेशन के हिसाब से 34 ग्राम हमारा अमोनिया है। बता दिया अमोनिया कैसे निकला है। नाइट्रोजन का 14, 3 प्लस किया 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 बना। ठीक है, इक्वेशन के हिसाब से आपको 50 ग्राम दिया गया है हाइड्रोजन गैस का और आपको अमोनिया नहीं पता तो x लिख दिया हमने यूजिंग रेशियो मेथड। 6 रेशियो 34 इज इक्वल टू 50 रेशियो x। तो 6 डिवाइड बाई 34 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x से और 34 मल्टीप्लाई किससे होगा? 50 से। और 6 वहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, नीचे का डिवाइड हो जाएगा। 34 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 50 से और डिवाइड 60 से करो, सॉरी 6 से करोगे तो आंसर आएगा 283.33 ग्राम। और अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है एट STP पर। ठीक है बेटा, तो n मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल इज दैट, n का मतलब n जो है स्मॉल n जो लिखा हुआ वो नंबर ऑफ मोल है ना बेसिकली, तो मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ओपन कर दिया फॉर्मूले में, मल्टीप्लाई बाय 22.4। मास आपको दिया हुआ 283.33 लिखा मैंने, ऊपर मैंने लिखा 283.33 और नीचे कितना लिखा? 17 अमोनिया का मास। आपको एक सवाल होगा, सर आप 17 क्यों लिख रहे हैं, 34 क्यों नहीं लिख रहे हैं? सवाल होगा। तो बेटा 34 जो है वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। आप सवाल पढ़ो ना एक बार। सवाल कह रहा है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस। आपको जस्ट NH3 गैस का वॉल्यूम निकालना है, आपको 2NH3 गैस का वॉल्यूम नहीं फाइंड करना है। ठीक है, जस्ट NH3 है तो NH3 का ही मॉलिक्यूलर मास रखेंगे नीचे 17 और मल्टीप्लाई बाय 22.4। 283.33 को डिवाइड करोगे 17 से और मल्टीप्लाई करोगे 22.4 से तो आएगा 373.33 डेसीमीटर क्यूब। इस टाइप के सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। आगे आइएगा, मैं आपको और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज। मैं एक बार बस थोड़ा और डिस्कस कर रहा हूँ, आप इसको कंपेयर कीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। देखो, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ SO2 गैस वाज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 100 ग्राम ऑफ सल्फर एट STP। वही बात, सिर्फ आपको रिएक्शन चेंज कर दिया गया है। वहाँ N2H2 था, अमोनिया फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे S2 सॉरी S और O2 है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। सिंपल है। सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम फाइंड करना है आपको। सॉल्यूशन के बाद रिएक्शन को एज इट इज लिखा। अब सल्फर पे काम है और SO2 पे काम है, तो सल्फर का इक्वेशन के हिसाब से मास 32 और SO2 का 64 निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे बेटा? O के नीचे 2, ऑक्सीजन का मास 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बना? 32 और ऐड दोबारा करो सल्फर का एटॉमिक मास 32 तो बन जाएगा 64 ग्राम। तो 32 रेशियो 64 और इक्वेशन के क्वेश्चन के हिसाब से 100 ग्राम सल्फर का दिया गया था और वॉल्यूम मास तो पता ही नहीं है हमें, तो मास की जगह x लिख दिया।
तो यूजिंग रेशियो मेथड 32 रेशियो 64 इज इक्वल टू 100 रेशियो x, ठीक है। 32 डिवाइड बाय 64 मतलब रेशियो का मतलब डिवाइड इज इक्वल टू 100 रेशियो x। सिंपल वही काम किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन फिर नीचे ले गया 32 को x की वैल्यू निकालने के लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड किया, तो x की वैल्यू आ गई 200 ग्राम। वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पर, तो फॉर्मूला सिंपल, n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। n जो है मास डिवाइड है मॉलिक्यूलर मास, मास आ गया 200 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास SO2 का 64 है, नीचे 64 रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 22.4, 200 डिवाइड बाय 64 और मल्टीप्लाई 22.4 किया तो 70 डीएम क्यूब आंसर आ गया हमारा। आप चेक कर सकते हो उसको एक बार थ्रू आउट, ठीक है, कैलकुलेट करके। आगे आइएगा, एक क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम है अगर आप देखोगे सही से। बस बुक के क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट था, वो सब प्रैक्टिस क्वेश्चन था बेटा, पुराने बुक के क्वेश्चन थे वो मैं करा रहा था आपको, लेकिन आपके न्यू बुक के अंदर ना इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए, थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। लिखा है मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ऑन हीटिंग डिकम्पोज कंप्लीटली टू पोटेशियम क्लोराइड KCl विद द लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। रिएक्शन दे दिया आपको, डिटरमाइन द वॉल्यूम गैस O2 लिबरेटेड STP। अगेन कह रहा है, अगेन आपको कह रहा है कि STP पर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट की बात की गई, मतलब दो कंपाउंड के बारे में बात की गई, एक KClO3 के बारे में बात किया गया बेटा, और एक ऑक्सीजन गैस पे बात किया गया, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन के हिसाब से 245 ग्राम आएगा मास KClO3 का, फाइंड कर लोगे, आसान है। पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35.5, सबको प्लस करना है, और O3 का कितना आ जाएगा 48, सबको ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 245, और ऑक्सीजन का 96 ग्राम आ रहा है, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करने के बाद। इक्वेशन के हिसाब से, मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है KClO3 का 49 ग्राम दिया हुआ है, और O2 का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए पहले मास चाहिए, तो इसलिए x रखा है यहाँ पर, रेशियो मेथड लगाया। रेशियो मेथड लगाने के बाद देखो नीचे हमारा आ गया 19.2 ग्राम, ये आता है आपको रेशियो मेथड लगाना, ठीक है। वॉल्यूम STP, वॉल्यूम इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। n आपका मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास आपको आया हुआ 19.2, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बेटा 32, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का निकालना है, O2 का निकालना है, मैंने पहले बताया है। ये जो बराबर में 3 उसको नहीं लेंगे अब, ठीक है, क्योंकि आपको वॉल्यूम O2 का बोला है, 3O2 का नहीं, लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास मेरा 32 मल्टीप्लाई बाय 22.4, 19.2 को डिवाइड किया गया होगा 32 से और मल्टीप्लाई करें 22.4 से, तो आ गया 13.44 डेसीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गया आपका ऑक्सीजन गैस का। क्लियर है बेटा। अब एक क्वेश्चन पे आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, और मैंने इस पर इंपॉर्टेंट लिखा है क्योंकि बेटा मुझे लगता है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पेपर ने पूछा गया तो ये क्वेश्चन प्रिफेर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। लगा बस सिल्वर सल्फाइड Ag2S is an antimicrobial agent in an experiment. 24.8 gram Ag2S is react with the excess of hydrochloric acid as given in the following reaction. Calculate mass of AgCl formed, ठीक है, मास दिया हुआ है और आपको मास फाइंड करना है। दो सवाल है यहाँ पर बेटा, याद रखिएगा, एक मास मास का भी है और एक मास वॉल्यूम का भी है। पहले सवाल में आपको मास दिया हुआ है, मास फाइंड करना है, मतलब मास मास रिलेशनशिप। नीचे वाले बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ H2S प्रोड्यूस एट STP, आपको कह रहा है कि फाइंड करो कि ये मास वॉल्यूम का आ गया, आपको मास दिया वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपल सॉल्यूशन, सबसे पहला सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, रिएक्शन लिखा है एज इट इज, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन। इक्वेशन में आपको सिल्वर सल्फाइड का इक्वेशन के हिसाब से 248 ग्राम आएगा, सिल्वर का 108, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 32 ऐड कर दो, ठीक है, तो 248 ग्राम बनेगा। और अब देखो ना, मास ऑफ AgCl मालूम करना है, तो मैं पहले AgCl पे काम करूंगा। Ag का 108, क्लोरीन 35.5 ऐड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 287 ग्राम, रेशो बीच में है। क्वेश्चन के हिसाब से सिल्वर सल्फाइड का 24.8 ग्राम आपको दिया गया है,
और AgCl का मास फाइंड करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन को मुकम्मल करने के लिए क्या लगाएंगे, मास मास रिलेशनशिप यूजिंग रेशियो मेथड। 248 रेशो 287 इज इक्वल टू 24.8 रेशो x। 248 डिवाइड बाय रेशो का मतलब डिवाइड होता है ना बेटा, 287 इज इक्वल टू 24.8 रेशो x। 248 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 248 मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे बेटा, x से, और 287 मल्टीप्लाई बाय 24.8, ठीक है। तो अब ये 248 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे के डिवाइड हो जाएगा, तो 287 मल्टीप्लाई बाय 24.8 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा 248। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा 28.7 ग्राम, जो कि आंसर भी वैलिड है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो। पहला सॉल्व हो गया। अब सेकंड में आओ। सेकंड हमारा है मास वॉल्यूम, और मास वॉल्यूम जरा गौर से देखिएगा। सिल्वर सल्फाइड का मास दिया है, लेकिन AgCl का नहीं बोल रहा है वॉल्यूम फाइंड करने, वॉल्यूम फाइंड करने बोल रहा है H2S का। तो मैंने बताया ना बेटा, अगर H2S का वॉल्यूम फाइंड करना है तो H2S का मास भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोबारा हम लगाएंगे यूजिंग रेशियो मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल दोबारा एज इट इज लिखा। Ag2S का आपको मास पीछे बता दिया कैसे फाइंड होगा इक्वेशन के हिसाब से, और अब AgCl पे काम नहीं कर रहे हैं, आप जरा गौर से देखना, AgCl वाला लाइन खाली है, H2S पे काम कर रहे हैं। H2S का मास निकालोगे 34 आएगा इक्वेशन के हिसाब से। क्वेश्चन के हिसाब से Ag2S का 24.8 ग्राम दिया गया था, और H2S का x आपको अननोन है, क्योंकि पहले वॉल्यूम फाइंड करने के लिए x मतलब मास तो पता होना चाहिए। यूजिंग रेशियो मेथड 248 रेशो 34 इज इक्वल टू 24.8 रेशो x। ये रेशियो का मतलब डिवाइड, 248 डिवाइड बाय 34 इज इक्वल टू 24.8 डिवाइड बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल x की वैल्यू निकल जाएगी 3.4। आपको पता है ये क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरीके से करोगे जो आराम से हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ H2S, वॉल्यूम निकालना है, जब मास पता चल चुका है तो वॉल्यूम आसान से निकल जाएगा। STP पर निकालना है, पहले बताया उन्होंने। वॉल्यूम इज इक्वल टू स्मॉल n, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ना, मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। n को ओपन कर दिया, मास डिवाइड मॉलिक्यूलर मास से, और मल्टीप्लाई बाय 22.4 हो गया। मास 3.4 आपको मैंने फाइंड किया अभी यहाँ पर, और मॉलिक्यूलर मास H2S का 34 आया, मल्टीप्लाई बाय 22.4। 3.4 को डिवाइड किया 34 से और मल्टीप्लाई किया 22.4 से, तो आंसर आया 2.21 डेसीमीटर क्यूब। तमाम आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार इसको देख लो, ठीक है, एक बार इसको देख लो, आंसर भी ठीक है बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगर कोई मसला हो आप मुझे दोबारा बोलिएगा, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए, मुझे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन पे तवज्जो करना है। अगर आपको समझ में आ गया है तो पहले प्रैक्टिस करिएगा इसको, प्रैक्टिस 1 2 बार 3 बार 4 बार जरूर कीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस हैं आगे, ठीक है बेटा। हाँ वॉल्यूम वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम वॉल्यूम बिल्कुल उसकी तरह है, क्या बोलते हैं, मास मास की तरह, ठीक है बेटा। तो फाइंड आउट द, एक ही सवाल मैंने सॉल्व करा है क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाता पेपर में, ठीक है। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ NH3 गैस वाज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 5 DMQ ऑफ नाइट्रोजन गैस। मास था, वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम दिया गया है, एक तरफ का वॉल्यूम और एक तरफ का वॉल्यूम फाइंड करना है, सिंपल सॉल्यूशन। इक्वेशन को एज इट इज लिखा, हाइड्रोजन गैस पे बात हुई है और अमोनिया गैस पे बात हुई है, ठीक है बेटा। और आगे जरा देखो आप कि देखो बेटा वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ एटम जो होता है ना, नंबर ऑफ एटम जो बैलेंस करने के लिए बाहर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे H2 के बाहर लगा हुआ है 3 और NH3 के बाहर लगा हुआ है 2, यही वॉल्यूम है, यही क्या है बेटा, वॉल्यूम है। तो इक्वेशन के हिसाब से अगर तुम देखोगे ना तो 3 DM³ किसका है, H2 का है, और 2 DM³ किसका है, अमोनिया का है, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से आओ तो H2 का, सॉरी H2 नहीं नाइट्रोजन का होगा, सॉरी मैंने गलती की है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लिखा हुआ है, तो फिर नाइट्रोजन का 2 हो जाएगा ये।
वैसे ये हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है, इसको सेट कर लो बेटा, ये हाइड्रोजन गैस होगा लाजमी, हाँ ये हाइड्रोजन गैस होगा, नाइट्रोजन गैस नहीं होगा, इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 DM³ 2 DM³ और 5 DM³ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, H2 गैस का और एक्स फाइंड करना है, सिंपल रेशियो मेथड लगाया, देखो रेशियो मेथड बहुत ईजी है, रेशियो का मतलब डिवाइड और क्रॉस मल्टीप्लाई के एक्स की वैल्यू आएगी 3.33 DM³, ठीक है बेटा। तो ये हमने वॉल्यूम वॉल्यूम का फाइंड कर लिया, और आगे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। अगर कोई मसला हो बेटा तो मुझसे कमेंट सेशन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगा। इंशाल्लाह 2-3 टॉपिक और रह गए हमारे न्यूमेरिकल के लिए, लेक्चर सीक्वेंस चलेंगे। तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होगा आप लोगों के लिए, न्यूमेरिकल सेशन ही होगा। और न्यूमेरिकल में कोई मसला हो, कोई भी चीज़ मसला कर रही हो बेटा, अगर मुझे कोई चीज़ रिपीट करना हो तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेशन में, मैं इंशाल्लाह उस क्वेश्चन के लिए इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई मतलब ऐसा है कि न्यूमेरिकल आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है, कोई बहुत ही टफ न्यूमेरिकल आ गए जो मेरी बात आपको समझ में नहीं आ सकी, आप मुझसे व्हाट्सअप में प्राइवेटली पूछ सकते हैं कि सर किस तरीके से क्या होगा, तो मैं आपको वॉइस में समझा सकता हूँ। और अगर आपने मेरी फिजिकल क्लास ज्वाइन करनी है मेरी कोचिंग के अंदर, तो विजन कॉलेज 8 आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को भी ज्वाइन करना हो या फिजिकल क्लास लेनी हो सिर्फ न्यूमेरिकल की, ठीक है बेटा, क्रश क्लासेस, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल की केमिस्ट्री, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे कॉलेज और कोचिंग के बच्चे लाजमी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है बेटा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और एंड में वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा वो देख लीजिएगा, ठीक है।